हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नए इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों, यानी यदि कहीं पर हमें दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हैं या व्यंजक दिए गए हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी लस क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या अथवा न्यूनतम घात वाला व्यंजक जो दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे और छोटी से छोटी संख्या, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लघुत्तम समापवर्तक। तो उदाहरण दे रहा है यहाँ पर, उदाहरण में आप देख सकते हैं 6, 8 और 12। यहाँ पर तीन संख्याएं दी हैं, पहली संख्या 6 है, दूसरी 8 और तीसरी 12 का लॉशर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लॉशर। तो सबसे पहले 6 का विभाजित होना है, तो 6 का हम मल्टीपल लिख लेते हैं, गुणज लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये 6 का गुणज यानी हो गया, मल्टीपल हो गया। इसी तरीके से 8 का लिखते हैं, तो 8 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? 8, 16, 24, 32, 40। जो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, गुणज लिखेंगे, वही आपका क्या होगा? इसका 8 से विभाजित होगा। इसी तरीके से 12 से विभाजित होने वाली संख्या 12, 24, 36। तो आप तीनों संख्याओं में आप एक चीज़ देखेंगे, 24 जो है तीनों संख्याओं में आया है और सबसे पहली संख्या है 24, यानी सबसे छोटी संख्या 24 है जो तीनों से विभाजित होता है। किससे? 6 से भी, 8 से भी और 12 से। तीनों संख्याओं से 24 विभाजित होता है, इसलिए 24 न्यूनतम सर्वनिष्ठ संख्या है। यानी 24 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से विभाजित होता है और न्यूनतम है, सर्वनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमारे पास कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए हमारे पास विधियां हैं, और दो विधियां हमारे पास है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए। तो चलिए देखते हैं वो दो विधियां क्या हैं। पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? इस विधि में सबसे पहले संख्याओं या बहुपदों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर अधिकतम घातों के प्रत्येक गुणनखंड के गुणनफल प्राप्त करते हैं। यही अभिष्ट मान लस होता है। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला प्रश्न ही दिया हुआ है 6, 8, 12। तो 6 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3। 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी अभाज्य संख्याओं से हम विभाजित करेंगे और जितनी बार में विभाजन होगा जिन जिन संख्याओं से, उसको लिख लेंगे। 12 के लिए तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तें 12। अब आप इसमें उभयनिष्ठ देखना है, तो सबसे उभयनिष्ठ देखने के लिए मैं क्या लिखा हुआ है? अभाज्य गुणनखंड करें, अधिकतम घात देखेंगे। अधिकतम घात देख रहे हैं तो 2 की घात कितनी बार दिया है? इस यहाँ पर आपका दिया है 2 की घात 1 और 3 की घात 1 दिया है। यहाँ पर आपका 8 में क्या दिया है? 2 की घात 3 और 12 में क्या दिया हुआ है? 2 की घात 2 गुणे में 3 की घात 1। तो अधिकतम घात कितनी मिली? 2 की घात 3। तो सबसे पहले ये लिखेंगे। फिर क्या है? 3 की घात 1 आपका पहले वाले में भी, दूसरे वाले में, तो ये लिख लिए। दोनों का गुणा कर दिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो ये आपका गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो गया, जिसमें करते क्या है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड में अधिकतम घातों के गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो जो भी अधिकतम घात होगा उसका गुणनफल प्राप्त करेंगे। यही मेरा आपका क्या हो जाता है? लस हो जाता है। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा? लस। तो चलिए दूसरी विधि क्या है? भाग विधि। भाग विधि क्या है? इस विधि में अभाज्य संख्याओं से भाग देकर लॉशय निकालते हैं। तो भाग विधि के लिए लॉशय निकालना है, तो सबसे पहले संख्याएं यहाँ पर आप देख रहे हैं 6, 8, 12 दिया है। 6, 8, 12 तीनों संख्याओं को एक साथ हम कॉमा लगाकर लिख लिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से हमने भाग दिया, तो क्या मिलेगा? 6 को भाग दिए 3 बार में, 8 गया 4 बार में और 12 गया
6 बार में। इस तरीके से फिर अभी आप देख रहे हैं 4 और 6 2 से विभाजित होगा, तो 2 से फिर विभाजित करेंगे, कितनी बार में गया, 2 बार में, 3 बार में, इसको लिख लिए। नेक्स्ट 3 से विभाजित करेंगे, 3 1 का 3, 2 1 का 2, 3 1 का 3। तो इस तरीके से आपका भाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 3 2 2। ठीक है, इन सब का हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या आंसर आ गया, 2 दूनी 4, 3 12, दूना 24। तो ये आपका इसका आंसर आ गया 24। तो ये आपका क्या हो गया, लस। किसका लस है, 6 8 12 का। किस विधि से निकाला आपने, तो आप देख रहे हैं भाग विधि से निकाला है आपने। ठीक है, तो ये भाग विधि से लस हो गया। अब देखते हैं मौस क्या होता है। तो मौस क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें क्या लेते हैं, बड़ी से बड़ी वह संख्या अथवा उच्चतम घात वाला वह व्यंजक जो दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। लस में छोटी से छोटी संख्या थी, मौस में क्या होती, बड़ी से बड़ी संख्या जो व्यंजक को विभाजित कर दे। उन संख्याओं अथवा व्यंजकों का मौस कहलाता है। इसमें क्या होता है, व्यंजक को विभाजित करता है और बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो 6 8 12 का मौस ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका वे ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 6 को विभाजित कर देता है। तो आप देखेंगे 1 भी 6 से विभाजित होता है, 2 भी विभाजित होता है, 3 भी विभाजित होता है, 6 भी विभाजित होता है। इसी तरीके से 8 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है, तो 8 के लिए आप देखेंगे 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है और 8 से विभाजित होता है। 12 किससे विभाजित होता है, तो आप 12 देखेंगे 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 12 से होता है। 5 नहीं लिखा है तो 5 से विभाजित नहीं होता, क्योंकि 5 3 15, 5 दूनी 10। तो इस तरीके से जिन संख्याओं से विभाजित होता है उन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब क्या करना है, इसका सर्वनिष्ठ संख्या देखना जो सभी में हो। ठीक है, तो सर्वनिष्ठ संख्या आप देखेंगे क्या है, सभी में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। कौन सी सबसे छोटी संख्या, 2। अब ठीक है, यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 दिया है, यहाँ पर भी 2 दिया है, सभी में है, सभी को विभाजित कर रहा है और क्या कर रहा है, छोटी संख्या है। छोटी संख्या और सभी को विभाजित करे ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, मौस कहते हैं। तो ये आपका 6 8 12 का मौस क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से मौस ज्ञात कर लिए। ठीक है, मौस बीजगणित में है तब क्या करेंगे, तो बीजगणित के लिए भी है। बीजगणित में हम सबसे पहले सभी का गुणनखंड रूप लिख लेते हैं और क्या करेंगे, उसमें सबसे बड़ी घात जो होगी वो सबसे छोटी घात जो होगी वो क्या होगा, मौस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी घात ऐसी कौन सी है जो सभी में है, तो आप देख रहे हैं गुणनखंड x स्क्वायर पहली संख्या, दूसरी संख्या x की घात 5, तीसरी संख्या x की घात 6 का मौस ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी घात जो उभयनिष्ठ है x स्क्वायर और x स्क्वायर है जो तीनों में है। तो तीनों में x स्क्वायर है, इसका मतलब ये x स्क्वायर से तीनों संख्याएं विभाजित होंगी। और जब x स्क्वायर से तीनों संख्या विभाजित होगी तो x स्क्वायर अधिकतम घात वाला महत्तम व्यंजक हो गया। घात अधिकतम है लेकिन सबसे छोटा है तो महत्तम व्यंजक है। तो इसका मौसक कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां क्या है, तो इसके लिए भी 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो गुणनखंड विधि क्या है, इस विधि में दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है तथा सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ही अभिष्ट मौस होता है। सर्वनिष्ठ हो जो उभयनिष्ठ हो, तो 6 का गुणनखंड 2 3, 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, ये गुणनखंड हो गया। अब इसका उभयनिष्ठ क्या है, तो आप देखेंगे तीनों में 2 केवल एक बार आया है, यहाँ पर 3 है पहले वाले में लेकिन यहाँ नहीं है, तो उभयनिष्ठ तो नहीं है। तो जो उभयनिष्ठ नहीं है वो मेरा क्या हो जाएगा, मौसा तो होगा नहीं। तो उभयनिष्ठ वाला उभयनिष्ठ जो होता है वो मौसा होता है, जो नहीं है वो मौसा नहीं होगा। तो मौसा क्या मिला आपका, 2 मिल गया। मौसा क्या मिला, 2 मिल गया। चलिए इसी तरीके से बीजगणित का व्यंजक में आप देखेंगे तो बीजगणित में जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे x³ का गुणनखंड यहाँ दिया हुआ है
यक्स गुणे एक्स उभयनिष्ठ क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की घाते 5 में उभयनिष्ठ क्या है एक्स स्क्वायर। तो इसका मौसक कितना होगा जो सभी में है, एक्स स्क्वायर क्या है तीनों में है, तो एक्स स्क्वायर इसका मौसक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसका मौसक हो गया। ठीक है, तो भाग विधि क्या होता है, भाग विधि भी सिंपल है, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो या दो से अधिक संख्या दी हैं उसको आपस में विभाजित करते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आए। तो चलिए हम देखिए, यहाँ पर विभाजन हम दिखा रहे हैं आपको, 6 है और 12 हमने दो संख्या लिया, इन दोनों को विभाजित कर रहे हैं। 6 से 12 कितनी बार में विभाजित होगा, 2 बार में, तो विभाजित कर दिए 2 बार में, शेषफल क्या बचा 0। तो किस संख्या से विभाजित हुआ है 6, जिस संख्या से विभाजित होता है शेषफल शून्य आ जाए उसी संख्या से दूसरी संख्या यानी बची हुई तीसरी संख्या को भी विभाजित कर देंगे। तो 6 को अब 8 से विभाजित करेंगे क्योंकि शेषफल शून्य आ गया है, तो 6 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, विभाजित करेंगे। तो क्या आ गया 6 इक्का 6, शेषफल बचेगा घटाने पर कितना 2। आगे ये प्रक्रिया आप फिर से करेंगे, 6 को विभाजित कर देंगे 2 से, तो 3 बार में, शेषफल कितना आ गया 0। जैसे ही आपका शेषफल 0 आ गया वैसे ही आपका उत्तर आ गया। अंतिम बार जिस संख्या से विभाजित किए थे वही आपका मौसा होता है, जिस संख्या से विभाजित करने पर शेषफल शून्य आ जाए। तो विभाजन की प्रक्रिया में आपका उत्तर क्या आया 2। आप विधि कोई भी लगाइए, आंसर वही आना है जिससे आपने भाग दिया है। तो भाग दिया आपने किससे, यहाँ पर 2 से, अंतिम बार में आपने भाग दिया 2 से, 2 से शेषफल आपका शून्य आया, तो मौशक कितना हो गया 2। अंतिम भाजक ही आपका आंसर होता है। ठीक है, ऐसे हम किसी भी संख्याओं का मौशक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं, दो से अधिक संख्या दी हैं, लश और मस दोनों को ज्ञात कर सकते हैं, गुणन विधि से भी और भाग विधि से भी। लस में भी आपने दो विधियां देखा, गुणन विधि और मौसा में भी देखा। तो एलसीएम हो या एचसीएफ हो, दोनों के लिए दो विधियां हमारे पास है निकालने के लिए, निकाल सकते हैं। चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिया हुआ है यहाँ पर वो देखते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, किसी भी संख्या का मौस और जो लस होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दो या दो से अधिक संख्या दी हैं तो उनका गुणनफल मौस गुणे लस के बराबर आता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला सूत्र फार्मूला। दूसरा क्या है, यदि हमें भिन्नों का लस निकालना है, जैसे 4/3 और 2/5 दिया हो, उसका हमें लस निकालना है, भिन्न के लस निकालने हैं, तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले अंशों का लस निकालेंगे। यानी 4 और 2 का क्या करेंगे, लस निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, और हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे फार्मूला में, अंश का लस बटे में हर का मौस बरा, तो क्या आ जाएगा, भिन्न का लौस मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान ये देना आपको, भिन्न का लौसन जब भी निकालना हो तो हम लोग को करना क्या है, जिस चीज़ का लौसन जो भी निकालना रहता है उसका क्या निकालते हैं, अंश से निकालते हैं, और हर में उसका विपरीत। लौसा निकालना है तो अंश में क्या निकालेंगे, लौसा, और हर में मौसा निकालेंगे। और मौसा जब निकालना हो भिन्न का तो अंश में मौसा निकालेंगे और हर में लौसा, विपरीत हमेशा। जो निकालना है वो अंश में और जो नहीं निकालना है वो कहाँ आएगा, हर में। भिन्न के लिए यही एक तरीका है, फार्मूला है। तो फार्मूला आपको लर्न हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो इस तरीके से आप याद रखिएगा दिमाग में कि लौसा निकालना है भिन्न का तो अंश में लौस आएगा, तो इसका विपरीत हर में मौस आएगा। और यदि भिन्न का मौसा निकालना है तो अंश का मौसा निकालेंगे और हर का लौसा निकालेंगे। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि दिए गए व्यंजकों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो,
कोई भी गुणनखंड आपको न मिले तो उनका मौस क्या होता है, 1 होता है। और लस क्या होता है, उनका गुणनफल। जैसे 5 और 3 का आपसे मौसा पूछा जाए तो 5 और 3 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका मौसा क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। और इसका लस कितना आएगा, 5 तिहाई 15। लस कितना आ जाएगा, 15 गुणनफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। तो अगला दे रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे किन्हीं संख्याओं x, y और z को विभाजित किया जाए, x को, y को और z को विभाजित किया जाए तो शेषफल यदि a, b, c प्राप्त होता है तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी का मौसा। यानी कहे x, y, z का आपको निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या, और उसमें कह रहा है शेषफल भी a, b, c प्राप्त होता है। तो x को a से माइनस कर देंगे, y को b से माइनस कर देंगे और z को c से माइनस करके इनका हम मौसा निकाल देंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x, y, z से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a, b, c हो। छोटी से छोटी संख्या है, x, y से विभाजित हो रहा है और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, a, b, c प्राप्त हो रहा है। तो अभिष्ट संख्या का लस k होगा। क्या होगा, अभिष्ट संख्या का लस k होता है। ऐसी संख्या का अभिष्ट लस क्या मान लेंगे, k। तो k बराबर क्या होता है, x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी। ठीक है, लस यदि k दिया है तो k बराबर x माइनस ए होता है, y माइनस बी होता है, z माइनस सी। यानी लस बराबर पहली संख्या माइनस शेषफल, लस बराबर दूसरी संख्या माइनस शेषफल। इस तरीके से ये पॉइंट भी आपका हो गया। अभी इस पे क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, यदि छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y और z से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल k प्राप्त हो। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल k प्राप्त हो तो अभिष्ट संख्या x, y, z का लस प्लस k होता है। क्या होगा, प्लस k होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं x, y, z से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल छोड़े, प्रत्येक दशा में समान शेषफल छोड़े तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस k का मौसा। इन सभी संख्याओं का मौसा निकाल लेंगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल क्या होगा, समान होगा। तो यदि समान शेषफल क्या हो, k हो। क्या हो, समान शेषफल k हो तो अभिष्ट संख्या x माइनस के, वाई माइनस के, जेड माइनस के का मौसा ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। तो अगला पॉइंट दिया हुआ है यदि n संख्याओं में से प्रत्येक युग्म का मौसा 1 हो, यानी ढेर सारी संख्याएं दिया है उसका मौसा क्या है, a है। सभी संख्याओं का लस b हो तो सभी n संख्याओं का गुणनफल a की घाते n माइनस 1 गुणे b होता है। संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, a की घाते n माइनस 1 इंटू b होता है। ठीक है, ये आपका अगला। नेक्स्ट, बड़ी से बड़ी संख्याओं के अंशों व हरों को न्यूनतम पदों में व्यक्त करने वाली ट्रिक, यानी बड़ी से बड़ी संख्या दी हो और उसको न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हम कहें 50/2 दिया हो और इसको न्यूनतम रूप में लिखना है तो आप तो जानते हैं 25, 2 से 50 को भाग दे दिए, विभाजित हो गया 25। लेकिन ऐसी संख्या न दी हो, इस तरीके से कोई दिया हो तब क्या करेंगे, किस संख्या से विभाजित होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक दे रहा है, इससे भी बड़ी संख्या दिया हो तब हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो क्या होता है ट्रिक, अंश भागे अंश व हर का मौसा। अंश को भाग देंगे किससे,
अंश व हर के मौसा से, और हर को भाग किससे देंगे, अंश व हर के मौसा से, यानी दोनों संख्या की अंश व हर का मौसा निकालेंगे और उससे भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, न्यूनतम पद मिल जाएगा। ठीक है, न्यूनतम पद मिल जाएगा। चलिए अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे ये फार्मूला और ये चैप्टर जो हमने ट्रिक्स पढ़े महत्वपूर्ण बिंदु, और इस चैप्टर में ल समास कैसे ज्ञात करेंगे वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और 2x² माइनस के एक्स माइनस 9 का मौसा x माइनस के है तो k का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यदि ये दोनों व्यंजकों का मौसा x माइनस के है तो k का मान बताना है। मौसा दोनों व्यंजक का दिया है, इसका मतलब x बराबर क्या होगा, x माइनस के बराबर 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, k, यानी x बराबर क्या आ गया, k, और यह मान व्यंजक में रखने पर व्यंजक को संतुष्ट करेगा क्योंकि दोनों का मौसा है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग व्यंजक में इसमें मान को रख देंगे और दूसरे व्यंजक में हम लोग इसका मान रखते हैं तो k के रूप में एक हम लोग को समीकरण मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 के स्थान पर आपका 2 रहेगा, x के स्थान पर क्या हो जाएगा k, तो k² आ जाएगा, माइनस k मल्टीप्लाई x की वैल्यू k लिखेंगे तो k² ये आ गया, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2k² माइनस k तो आ जाएगा k² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वर्गांतर का सूत्र लगेगा तो k माइनस 9 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई माइनस 3 और k माइनस प्लस 3 आ जाएगा, k माइनस 3 और k प्लस 3 वर्गांतर के सूत्र से इज इक्वल टू 0। तो k की 2 वैल्यूज आई, कौन कौन सी 2 वैल्यूज आई, k इज इक्वल टू 3 और माइनस 3 आपके 2 वैल्यूज इसके आ गए। तो यदि हम +3 रखते हैं किस में, पहले समीकरण में, तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 माइनस 12 और हल करेंगे तो 12 माइनस 12 यानी 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी x बराबर +3 रखने पर पहला व्यंजक भी संतुष्ट हो रहा है। -3 रखेंगे तो नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान या k का मान क्या है आपका, k की वैल्यू क्या आई है, +3, k की वैल्यू क्या आ गई, +3। ठीक है, तो k की वैल्यू +3 इसका आंसर हो गया। -3 दिया नहीं है यहाँ ऑप्शन में, +3 दिया है, तो +3 इसका आंसर होगा और दोनों समीकरण को संतुष्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, व्यंजक x की पावर 4 प्लस 3x² माइनस 4 तथा दूसरा व्यंजक दिया हुआ x की पावर 4 माइनस 4x² प्लस 3 का महत्तम समापवर्तक क्या है, ज्ञात करना है। और ये प्रश्न आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग मध्यपद गुणनखंड करेंगे, तो 3x² को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, और कैसे बटेगा, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4 और इसको 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 4 है और मल्टीप्लाई का सिंबल क्या है, माइनस, तो सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आना चाहिए, 3। तो हम लोग इसको ले सकते हैं क्या, x पर पावर 4 प्लस 4x² माइनस x² माइनस 4। ठीक है, और इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन, तो रिमेनिंग क्या मिलेगा अंदर, x पर पावर 2 प्लस 4। सेम ऐसे इसमें से सेकंड में से ले लेंगे, -1 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, x पर पावर 2 और माइनस से प्लस हो जाएगा 4। तो क्या फैक्टर हो गया, x² प्लस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में x² माइनस 1। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आपके आंसर में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। +4 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है, तो दूसरा फैक्टर हम लोग निकालते हैं। इसमें भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। तो आपका अब क्या आना चाहिए, एडिशन पर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई पे 3, एडिशन पे 4। तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 माइनस 3x² प्लस माइनस x² और +3। तो कॉमन क्या हो जाएगा, x² कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x² -3। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x² -3। ठीक है, x² -3। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, x² -3 फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट x² -1, x² -1 ये आपका। तो दोनों में आप देख रहे हैं उभयनिष्ठ क्या है, x² -1 दोनों में आया हुआ है, x² -1। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, x² -1, ये भी है, ये भी है, ये है। तो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, x² -1। मौस। तो जब भी आपको व्यंजक दिया हो तो उसका गुणनखंड कर लेंगे इस तरीके से, जो आपने विधि पढ़ा हुआ है मध्यपद, या कोई भी विधि आप लगाकर इसका गुणनखंड करेंगे और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, x² -1 फर्स्ट व्यंजक है एंड सेकेंड व्यंजक आपका दिया x³ +1 और तीसरा दिया हुआ है x³ -1 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड करेंगे। तो पहले व्यंजक का गुणनखंड क्या आएगा, x +1 और सेकेंड ब्रैकेट में x -1, वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा। दूसरे व्यंजक का गुणनखंड x³ +1 है, a³ + b³ का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका x +1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा x² +1 -x। ठीक है, और आपका तीसरा आपका हो जाएगा व्यंजक का गुणनखंड x -1 और x² +1 +x। तो इस तरीके से ये आपके तीनों व्यंजकों के गुणनखंड हो गए। निकालना क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। बीजगणितीय व्यंजक में लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो सभी में उभयनिष्ठ हो उसकी अधिकतम घात और बची हुई शेष चीज़ों को लिखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो उभयनिष्ठ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, x +1 यहाँ पे भी है और x +1 यहाँ पर दूसरे व्यंजक में भी है। तो दोनों में उभयनिष्ठ आपका सिंगल घात 1 है, इसको हम लोग लिख लेंगे x +1। ठीक है, अब बचा क्या, x -1। आप देखिए पहले व्यंजक में भी है, दूसरे व्यंजक में भी, तो इसको भी लिख लेते हैं x -1। तीसरा कौन है, x² +1 -x, ये भी आपका गुणनफल के रूप में आ जाएगा, x² +1 और x² +1 और -x। नेक्स्ट क्या बचा हुआ है, x² +1 +x, x² +1 +x। तो बीजगणित में मौसा निकालने के लिए उभयनिष्ठ की अधिकतम घात और बची हुई शेष चीज़ों को सारा लिखते हैं। अब क्या करेंगे, गुणनखंड हो गया, गुणा कर दिए, तो अब इनका गुणा कर लें। तो जब आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका पहला पद और ये आपका तीसरे पद का गुणनफल क्या होगा, x³ +1। ये आपका दूसरा पद और चौथे पद का गुणनफल क्या हो जाएगा, x³ -1 और इन दोनों का गुणनफल वर्गांतर के सूत्र से क्या आ जाएगा, x⁻6 -1। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट दिख रहा है, एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से जरूरी नहीं आप सारे टर्म्स करें,
पूरे स्टेप को फॉलो करो। आपको जहाँ से आंसर मिल जाए वहीं से आप आंसर तुरंत टिक कर देंगे। तो जैसे ही आपका गुणनखंड का ये हिस्सा मिला, आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए वर्गांतर के इस फार्मूले से आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आंसर क्या है, x की घात 6 - 1, ये आपका व्यंजक का लघुत्तम समापवर्तक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4, n का वह न्यूनतम मान जिसके लिए x² - 3x - 4 तथा x की घात 3 - 2x² - nx - 3 के महत्तम समापवर्तक x सम्मिलित हो। यानी n का न्यूनतम मान ज्ञात करना और दोनों व्यंजकों का वो रखने पर क्या आना चाहिए, दोनों व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक सम्मिलित हो x में, इस तरीके से बताना है। तो ऐसी स्थिति में पहले व्यंजक हमारा दिया हुआ, इसका हम लोग क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे और वह मान इसमें रख देंगे। जिन दोनों मानों से क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान आएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंड करना है तो क्या आ जाएगा, x² - 3x - 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, मध्यपद गुणनखंड कर देंगे। तो मध्यपद 4 का गुणा 1 में 4 आएगा और गुणा करने पर 4 और घटाने पर आपका क्या आना चाहिए, 3। तो 4 - 1 होगा, तो हो गया पद आपका क्या हो गया, x² - 4x प्लस x इक्वल -4। ठीक है, अब इसमें से कॉमन हो जाएगा x, तो अंदर मिलेगा ब्रैकेट में x - 4। सेकेंड ब्रैकेट में कॉमन क्या मिल जाएगा, +1, तो ब्रैकेट में मिल गया x - 4। तो दो गुणनखंड इसके कौन कौन से आ गए, x - 4 और दूसरा हो गया x + 1। तो x + 1 से इसका आंसर क्या आ जाएगा, x = 1 -1। तो ये वैल्यू हम लोग उठाकर पहले दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखते हैं n की वैल्यू क्या आती है। तो जब दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब। ठीक है, -2x की प्लेस पर आपका -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -n और x की वैल्यू -1 और -3। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, -1 -2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर है, तो -1 के स्क्वायर जब करेंगे तो +1 है, +1 का मल्टीप्लाई -2 एंड ये आपका माइनस माइनस प्लस n -3। ठीक है, इक्वल -1 -2 +3 हो गया और -3 और -6 हो गया। तो n इज इक्वल टू क्या है, इक्वल 0 चलेगा तो क्या आएगा, -6 -n इक्वल 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, x इज इक्वल टू क्या जाएगा, +6। ऐसे हम सेकेंड वैल्यू पुटअप करते हैं। तो x की सेकेंड वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, x -4 आपका गुणनखंड दिया है तो आंसर क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 जब हम दोबारा इसी इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ यानी 4 का क्यूब, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो गया और 2x² तो 4 4 जा 16, 2 जा 32 -32 और -4x -3 इक्वल 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 64 -32 कितना हो जाएगा, 32 -4n -3 इक्वल 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा, 32 - 3 29, ट्रांसफ़र होगा तो आपका माइनस से प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 29/4। 29/4 आप सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, 7 होल 1/4, 7 होल 1/4 जो कि 7 मेरा क्या है, 6 से बड़ा है और हम कौन सा नंबर चाहिए था, स्मॉलर नंबर चाहिए था। कौन सा नंबर चाहिए था, स्मॉलर। तो 7 स्मॉलर है या 6 स्मॉलर है, महत्तम पूछा था, महत्तम मान पूछा था,
यानी छोटा वाला, तो छोटा वाला कौन होगा, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो n के किस मान में आपका सम्मिलित है, कौन सा आंसर आएगा, तो आंसर आपका क्या है, x की वैल्यू 6, महत्तम मान कौन सा हो गया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 5 आपका दिया हुआ है, दो व्यंजक px और qx का लघुत्तम समापवर्तक x की घात 3 माइनस 7x प्लस 6 है, और यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और qx बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हो तो px व qx का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यह प्रश्न देख रहे हैं पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दो फलनों के गुणनफल बराबर लस गुणे मस का फार्मूला लगा सकते हैं, या दोनों व्यंजक दिया हुआ है लस और मस निकाल सकते हैं। तो फार्मूला लगाना यहाँ पर आप देख रहे हैं भाग देते समय ये दिक्कत करेगा, क्योंकि त्रिघात समीकरण है, इसका गुणनखंड करना थोड़ा सा जटिल होता है। ठीक है, अब बचा क्या दूसरा रास्ता, दोनों व्यंजकों का गुणनखंड करना, तो ये ज़्यादा आसान होगा, गुणनखंड कर देंगे, जो उभयनिष्ठ रहेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, मौस। ठीक है, बहुत बच्चे सीधे आप फार्मूला लगाते हैं, लसा दिया है, लसा दिया है, व्यंजक दिया है, गुणनफल करके फार्मूला लगा देंगे, मौसा बराबर व्यंजकों का गुणनफल बटे में लसा, तो वो थोड़ा सा लंबा चला जाए, क्योंकि यहाँ पर त्रिघात व्यंजक दिया और भाग देना दिक्कत करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग को एक मेथड अप्लाई करेंगे। पहला मेथड है कि हम वैल्यू को पुटअप कर दें और सिंप्लीफाई कर दें, और दूसरा मेथड है किसी एक व्यंजक का गुणनखंड कर लें। तो चलिए हम एक व्यंजक का गुणनखंड कर लेते हैं, वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो आप वैल्यू जैसे गुणनखंड करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3, ठीक है, गुणनखंड कर देंगे तो 3 का विभाजन करना है दो भागों में, कि जोड़ने पर 2x आए और गुणा करने पर 3 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गुणनखंड, x कॉमन अंदर मिलेगा x प्लस 3 और माइनस x 1 कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा x प्लस 3। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस 3 पहला हो जाएगा और दूसरा इसका पद हो जाएगा क्या, x माइनस 1। तो x प्लस 3 और x माइनस 3 दोनों आंसर दिया है, x माइनस 1 भी दिया है, तो दोनों में से कोई भी आंसर तीनों में से हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करें, दूसरे का गुणनखंड कर सकते हैं, या इन दोनों में से प्लस 3 और माइनस 1 में से कोई एक वैल्यू हम उठाकर रख देंगे। तो जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे, यदि हम x प्लस 3 भी आंसर हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, तो हम लोग क्या रखते हैं, x प्लस 3 किसी भी व्यंजक में रख दीजिए। तो किस में रखेंगे, दूसरे व्यंजक में, जिसका गुणनखंड के उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे व्यंजक में रखेंगे। तो जैसे दूसरे व्यंजक में आप रखेंगे और अगर इसको संतुष्ट करता है तो गुणनखंड है, तो आप रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 से आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस 3, और माइनस 3 हम लोग वैल्यू रखेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा 9, माइनस 3 और माइनस 6 इक्वल, तो 9 और माइनस 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। तो ये आंसर आ गया। तो कौन सी वैल्यू रखने पर आया, प्लस 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 3 इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो गुणनखंड करके भी उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड से जल्दी आपका हो गया वैल्यू रखना, तो x प्लस 3 इसका आंसर हो गया। एग्जैक्ट आंसर आपका आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 है, लसा दिया हुआ है, तथा महत्तम समापवर्तक x प्लस 2 और x प्लस 3 मौसा भी दिया है, और कह रहा है एक व्यंजक x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x से, तो दूसरा व्यंजक क्या होगा, दूसरा व्यंजक बताना है। और ये आपका एग्जाम में आया हुआ है 2008 में। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लसा मौसा दिया हुआ है, व्यंजक निकालना है तो फार्मूला इस्तेमाल करना। तो दूसरा व्यंजक बराबर क्या हो जाएगा, मौसा गुणे लसा। तो सबसे पहले मौसा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x ब्रैकेट x प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2, थर्ड ब्रैकेट x प्लस 3।
ठीक है। गुणे में मौसौ, लौसा लिख लिया, मौसौ क्या है दिया है, x+2 दिया है और x+3 दिया है, x+3, ठीक है। अब बटे में क्या आएगा, हर में पहला व्यंजक, तो पहला व्यंजक आपका देख रहे हैं दिया हुआ है x³ + 5x² + 6x, जिसमें x कॉमन है तो हम यहाँ पे x कॉमन भी ले लेते हैं और लिखते हैं बचा हुआ x² + 5x + 6, ठीक है। अब x से x तो कट गया, गुणे में था कट गया, बची हुई चीज़ें से आपका आंसर आइडेंटिफाई यहाँ पर हो चुका है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिल चुका है। कैसे मिला है तो आप देखेंगे पहले ऑप्शन में बाहर यक्स लिखा हुआ है, सी में यक्स लिखा हुआ है और डी में एक्स, तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एक्स लिखा हुआ है। एक ऑप्शन केवल ऐसा है x+1 x+2 x+3 है जिसमें एक्स नहीं है, तो यही आंसर मेरा होगा। और आगे कैसे चेक करें और कंफर्म करना है तो इसके लिए हम हर वाले व्यंजक का गुणनखंड करेंगे, तो x² + 5x + 6 का गुणनखंड करेंगे तो आंसर इसके गुणनखंड का क्या आएगा, x+3 आएगा और x+2 आएगा, ठीक है। मध्य पद से गुणनखंड करेंगे, 6 को 2 भागों में बांटेंगे, 3 और 2 में आएगा आपका बटेगा तो x+3 है, x+2 इसका गुणनखंड हो गया। +3 से +3 कट गया, +2 से +2। अब देख लीजिए आंसर, एग्जैक्ट आंसर आपको दिखाई देने लगा पूरा, पहले भी दिख रहा था लेकिन आप कंफर्म नहीं थे तो आप इस तरीके से कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं आप पूरा मेथड आप अप्लाई करें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका आंसर कंफर्म हो गया, आंसर एग्जैक्ट है, आप तुरंत आंसर टिक करिए और अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ पर मेथड आपसे कोई नहीं देखता है कि आपने किस मेथड से किया है, कौन सा स्टेप लिखा है नहीं लिखा है, आंसर सही होना चाहिए। आंसर सही है, अगले क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर बी, x+1 x+2 और x+3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। तो 4y⁴x - 9y² तथा 4y² x² + 6y³ का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। और आप ये देख रहे हैं प्रश्न पॉलिटेक्निक 2005 में आपसे पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे करेंगे, तो गुणनखंड करने का तरीका सीधा सा है, चलिए करते हैं। उभयनिष्ठ लेते हैं इसमें, तो उभयनिष्ठ आपका क्या मिल गया, 4y² और 9y² में न्यूनतम घात क्या है, y², अधिकतम जो कॉमन है तो y² कॉमन, x और x³ में क्या कॉमन मिल रहा है, x, जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो बचेगा क्या, 4 बचा और y² बचा, -3 y² कॉमन है तो x बचा, वो भी कैसा, स्क्वायर के साथ। इसमें आप देख रहे हैं गुणनखंड हो जाएगा, 9 यहाँ पे बचेगा, गुणनखंड में वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, तो वर्गांतर लगा लेते हैं, तो क्या मिलेगा वर्गांतर में, y² x तो इसी तरीके से मिलेगा, और क्या मिलेगा वर्गांतर में 2y और 3x, प्लस और माइनस में 2y + 3x, सेकेंड ब्रैकेट 2y - 3x, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट दूसरे व्यंजक का गुणनखंड करते हैं। 4 और 6 में आपका 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन हो गया। y² x और yx³ में आपका y कॉमन मिल रहा है, y कॉमन लिख लिए। x³ और x² में x का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, x² कॉमन लिए, बचा क्या, 2 कॉमन तो अंदर मिलेगा 2, y कॉमन तो एक y बच रहा है और x² से x² पूरा बाहर, प्लस 6 में से 2 कॉमन तो 3, y तो बाहर आ गया, x² बाहर आया तो x। अब आपका देखिए आंसर दिखने लगा, तो जैसे ही आप आंसर देखेंगे तो आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। y अब देखेंगे दोनों जगह, यहाँ पे भी y है, यहाँ पर भी y, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, y, x यहाँ पर, x यहाँ पर, x भी कॉमन मिल गया, ठीक है। 2y + 3x यहाँ पर भी है, 2y + 3x यहाँ पर भी है, तो 2y + 3x, ये आपका मौसम हो गया, ठीक है। आपका मौसम क्या आया, 2yx ब्रैकेट 3x + 2y, ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 8 आपका दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 12, 24, 36 व 45 में से अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे, 6 बचे। छोटी से छोटी संख्या पूछा और शेषफल क्या है, 6 है। प्रत्येक दशा में शेषफल 6 है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले 12, 24, 36 और 45 का हम लोग क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। लसा में 6 को जोड़ देंगे, वही आंसर होगा। तो 12, 24, 36, 45 का लसा 360 और 6 जोड़ दिए 366, आंसर आ गया। लसा कैसे निकालेंगे, तो चलिए लसा देख लेते हैं एक बार। 12, 24, 36 और 45 का लसा सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पे आपका 12, 36 का आ जाएगा 18, 2 से भाग और 45 भाग नहीं जाएगा तो 45। फिर 2 से भाग देंगे तो 6 कट जाएगा 3 बार में, भाग चला गया, 12 भाग गया 6 बार में, 18 गया 9 बार में और 45 गया, जाएगा नहीं तो 45। फिर 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो 3 आएगा, 6 का 3 हो जाएगा, 9 का 9 रहेगा और 45 रहेगा। अब क्या करेंगे, फिर 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 3 यहाँ पर 1 1, 9 का हो जाएगा क्या 3 और ये आपका 45 का 15। फिर 3 से भाग देंगे तो 1 और ये 5, ठीक है, गुणा कर लीजिए, ये आपका लस आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72 और 72 में 5 का गुणा आपका आ जाएगा 360। क्या आया, 360। प्लस के करना है तो 360 और प्लस के यानी शेषफल, तो 360 और 6 66। कौन सा ऑप्शन राइट आया, ध्यान देना है, बहुत लोग जल्दीबाजी में करते हैं तो पता चला 360 अगर कहीं ऑप्शन है उसी पे टिक कर देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। 360 और प्लस 6 66 हो जाएगा, 366 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्लस के जोड़ना है, शेषफल को जोड़ना है। पहले इसका लसा निकालेंगे और लसा निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लसा में 6 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 366, यही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 1356 में से 12 को घटा देंगे, 1868 में से भी 12 को घटा देंगे, 2764 से भी 12 को घटा देंगे। ठीक है, और घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी उसका मौसा निकालेंगे। तो 1356 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 1344। ठीक है, 1868 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1856। 2764 में से 12 घटाएंगे, प्रत्येक से 12 शेष बचा, प्रत्येक में घटा देंगे। 2764 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2752। ये घट गया। अब इन सभी का हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो 1344 से पहले 1856 को भाग दे देते हैं, भाग विधि से मौसा निकालेंगे। तो भाग देते आपको क्या पता चलेगा, चलिए भाग दे देते हैं। तो 1344 1856 से भाग देते हैं, तो सबसे पहले ये विभाजित होगा कितनी बार में, 1344 है, एक बार में जाएगा, तो 1344। ठीक है, अब 6 में से 4 गया, 2, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 512 और 1344 से फिर से भाग दे देते हैं। ये भाग तब तक देंगे जब तक कि मेरा क्या होगा, शेषफल 0 ना आए। ठीक है, तो फिर से भाग दे, 512 दूनी तो 2 बार में जाएगा, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, 1024। घटा दें, 44 में से जाएगा तो 44 में से 24 आपका 20 बचा और 13 में से 10 आपका जाएगा 3 बचा, 320। फिर 512 से भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, एक बार, 320। शेषफल क्या बचा, तो अब इसको घटाएंगे तो क्या बचा, 320 माइनस 512 तो बचेगा 192, 192।
ठीक है। 192 को भाग देना है किससे, 320 से। तो 320 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, एक बार में जाएगा 192। बचा कितना घटाने पर 100, 320 यहाँ पर 20 रहेगा माइनस 192, तो कितना बचा 128। ठीक है, 128 को फिर 192 से भाग देते हैं एक बार में, 128। शेषफल कितना बचा 64। 64 को भाग देंगे 128 से, तो अब मेरा आंसर आ जाएगा कितना, शेषफल 0। कितनी बार में, 2 बार में। तो अंतिम बार किस संख्या से विभाजित किए हैं, अंतिम बार विभाजित किए हैं 64 64 से। तो 64 इसका इन दोनों संख्याओं का मौसा हुआ। ठीक है, कितने का, 1344 और 1856 का मौसा क्या हुआ 64। यानी 64 से 2752 को भाग देंगे तो मौसा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं आंसर मेरा आ चुका है, क्योंकि पहले एक ऑप्शन डी जो है 64 आया है, बाकी संख्या इससे बड़ी है। अगर हम दोबारा भाग भी देंगे तो 64 से छोटी संख्या मिल सकती है। अगर 64 से छोटी संख्या कोई दिया होता तो हम लोग आगे विभाजित करते, लेकिन आप देख रहे हैं नहीं दिया है, यानी 64 मौसा है। कंफर्म करने के लिए 64 से 2752 को भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर विभाजित करते ही आपका शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो जैसे ही शेषफल 0 आएगा एग्जैक्ट आंसर मिल गया। तो आपका आंसर पहले ही आ चुका है 64। तो ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 64। ठीक है, जिसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 12 शेष बचेगा। तीनों संख्याओं को भाग देने पर 12 शेष बचेगा। चलिए आंसर नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 4 घंटियां हैं। ठीक है, 4 घंटियां बेल हैं जो 4, 6, 8, 4, 6, 8, 14 सेकेंड, यानी पहली घंटी जो बजती है दोबारा 4 सेकेंड बाद बजेगी, दूसरी घंटी 6 सेकेंड बाद बजती है, और तीसरी घंटी 8 सेकेंड और चौथी घंटी 14 सेकेंड के अंतराल में बजती है। यानी इतनी देर के बाद दोबारा ये घंटियाँ वापस बजेंगी। ठीक है, तो वे चारों 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती हैं, यानी पहली बार सभी घंटियाँ 12 बजे बजती हैं। तो बताइए किस समय पर वे फिर इकट्ठी बजेंगी। यानी 12 बजे अगर वे एक साथ बजी थी तो दोबारा फिर से वह कब एक साथ बजेंगी, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 4, 6, 8, 14 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 4, 6, 14, 8 का लौसा निकालेंगे। जब भी आपके प्रश्न में कहे कि दोबारा एक साथ कब, तुरंत, चाहे वो ट्रैफिक लाइट हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो 4, 6, 8 और 14 का लौसा निकालेंगे। तो 4 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2, 3, 4, 7। ठीक है, 2 से फिर विभाजित कर दिए तो 1, 3, 2, 7। तो इसका लौसा इन सभी को गुणा कर दे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, और 24 में जैसे ही आप 7 का गुणा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 168। ठीक है, 168 सेकेंड बाद दोबारा बजेंगे एक साथ। शुरुआत कब से बजना शुरू हुआ है, अब अगर कहता दोबारा एक साथ कब बजेंगे तो 168, लेकिन प्रश्न में कह रहा 12 बजे इकट्ठा बजी हैं तो दोबारा कब बजेंगी। तो 12 बजे में 168 सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 168 सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा, 120 सेकेंड प्लस 48 सेकेंड। ठीक है, 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट 48 सेकेंड। तो 12 बजे के बाद 2 मिनट 48 सेकेंड, यानी 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर दोबारा घंटियाँ दोबारा बजेंगी एक साथ। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड आपका यहीं पर एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर दोबारा एक साथ घंटी बजेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा फिर से ध्यान से सुन लीजिए, सभी संख्याओं का हम लोग पहले क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। वह लसा आपका समय में आएगा, जैसा यहाँ पर समय सेकेंड मिनट देगा वैसा। तो यहाँ सेकेंड में दिया है तो उतने सेकेंड बाद दोबारा घंटी बजेगी। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा दोबारा घंटी कब बजेगी, तो दोबारा घंटी 168 मिनट बाद बजेगा। ठीक है,
लेकिन आपसे यह प्रश्न पूछा है कि दोबारा 12 बजे के बाद कब बजेगी, यानी समय दिया है, घड़ी का समय दिया है, तब कितनी देर बाद बजेगी। तो 12 बजे में वो समय जोड़ देंगे, तो 12 बजे में 168 सेकेंड जोड़ेंगे, यानी 2 मिनट 48 सेकेंड जोड़ेंगे। तो ये आपका 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में बार बार आ रहे थे, या जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछते थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।